क्या आपने कभी सोचा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब इस देश के सबसे पवित्र मंदिर में चोरी होगी और चोर देश छोड़कर भागने की तैयारी में होंगे? इसी डर से उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज एक बहुत बड़ी मांग रख दी है। उन्होंने सरकार से सीधे सीधे कहा कि नेपाल समेत सभी देशों के बॉर्डर अभी के अभी सील कर दिए जाएं, क्योंकि उन्हें पक्का यकीन है कि राम मंदिर चंदा चोरी में जिन लोगों के नाम सामने आ रहे हैं वो जल्द ही देश से भाग सकते हैं, वो जल्द ही विदेश में बस सकते हैं और एक बार अगर वो भाग गए तो फिर कभी हाथ नहीं आएंगे। फिर ये पूरी एसआईटी की जांच एक कागजी कार्रवाई बनकर रह जाएगी। फिर भगवान राम का चंदा हमेशा के लिए डूब जाएगा। अब आप सोचेंगे दोस्तों कि ये डर इतना बड़ा क्यों है? अखिलेश यादव इतने आक्रामक क्यों हो रहे हैं? क्यों वो हर रोज़ नए नए खुलासे कर रहे हैं? इसकी वजह बहुत बड़ी है दोस्तों, क्योंकि अब ये साफ हो चुका है कि राम मंदिर में हुई चोरी सिर्फ पैसे की चोरी नहीं है, ये एक बहुत बड़े स्केल का गोलमाल है। यहाँ सिर्फ नगद नहीं चुराया गया, यहाँ तो सोना चुराया गया, चांदी चुराई गई, हीरे चुराए गए, जवाहरात चुराए गए, चांदी की ईंटें चुराई गई और तो और एक भगवान की मूर्ति तक चुरा ली गई। जी हाँ दोस्तों, फिर से सुन लीजिए, राम मंदिर में एक भगवान की मूर्ति तक चोरी हो गई है। और ये कोई आम मूर्ति नहीं थी, ये थी भगवान काकभुसुंडी की मूर्ति, जो कुछ किलो शुद्ध चांदी से बनी थी। अब काकभुसुंडी कौन है ये जानना भी बेहद जरूरी है। हिंदू धर्म में काकभुसुंडी को त्रिकालदर्शी देवता माना जाता है, यानी जो भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों को एक साथ देख सकते हैं, जिनके पास से कोई सच्चाई छुप नहीं सकती, जिनसे बड़े बड़े देवी देवता सलाह लेने आते हैं, जिनसे ज्ञान लेने आते हैं। और अब विडंबना देखिए दोस्तों, उन्हीं त्रिकालदर्शी देवता के सामने राम जी का चंदा चुराया जा रहा है, उन्हीं की आंखों के सामने भक्तों का पैसा हजम किया जा रहा है और सबसे बड़ी बात, उन्हीं की मूर्ति को भी चुरा कर ले जाया गया है। जो खुद त्रिकालदर्शी हैं, जो खुद सब कुछ देख सकते हैं, उन्हीं को कोई उठाकर ले गया। ये कितनी बड़ी विडंबना है दोस्तों, कितना बड़ा अपमान है, ये कितना बड़ा अपराध है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं इन सब मुद्दों पर विस्तार से बात करूंगा और आपको बताऊंगा कि अखिलेश यादव ने ये बॉर्डर सील करने की मांग क्यों रखी है। आपको ये भी बताऊंगा कि एसआईटी के अंतरिम रिपोर्ट में क्या क्या नए खुलासे हुए हैं और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि चंपत राय, अनिल मिश्रा और निपेंद्र मिश्रा अभी कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि नोट गिनने वाले कर्मचारियों के घरों से करोड़ों रुपए की संपत्ति कैसे निकल रही है। और सबसे चौंकाने वाली बात जो आपको बताऊंगा वो ये, क्यों राम मंदिर ट्रस्ट जैसी इतनी बड़ी संस्था अपने नोट गिनने के लिए थर्ड पार्टी पर निर्भर है। ये सब आपको आगे की वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप मानते हैं कि भगवान राम के चंदे की चोरी सबसे बड़ा अपराध है तो लाइक और शेयर का बटन जरूर दबाइएगा। चलिए अब शुरू करते हैं। दोस्तों, इस पूरी घटना की शुरुआत होती है उस दिन से जब अखिलेश यादव ने पहली बार मंदिर में चंदा चोरी का मुद्दा उठाया था। उस वक्त बहुत से लोगों ने उन पर हमला किया था, उन पर हिंदू विरोधी होने का आरोप लगाया गया था, उन्हें राजनीति करने वाला कहा गया था, उन पर मंदिर के मुद्दे को राजनीतिकरण करने का इल्जाम लगाया गया था। लेकिन अखिलेश यादव अपनी बात पर अड़े रहे। उन्होंने एक एक करके सबूत पेश किए, उन्होंने नए नए खुलासे किए और धीरे धीरे पूरा देश समझ गया कि उन्होंने जो आरोप लगाए थे वो सब सही साबित हो रहे हैं। उनकी हिम्मत की वजह से ही अब दैनिक जागरण जैसे बड़े अखबार भी इस मुद्दे पर खबरें छाप रहे हैं। हालांकि ये सोचने वाली बात है कि दैनिक जागरण की आंखें कब और कैसे खुली, क्योंकि ये अखबार आमतौर पर सरकार की चाटुकारिता में लगा रहता है। लेकिन शायद योगी आदित्यनाथ जी का हाथ अब उनके सिर पर है, इसीलिए वो भी सच लिखने पर मजबूर हो गए हैं। खैर, वजह जो भी हो, अच्छी बात यह है कि अब राम मंदिर के मुद्दे पर ईमानदारी से पत्रकारिता हो रही है। अब बात करते हैं काकभुसुंडी की मूर्ति के बारे में। ये जो मूर्ति थी वो किसी ने अपनी पूरी आस्था से दान की थी, अपने पूरे श्रद्धा भाव से अर्पित की। इसमें कुछ किलो चांदी का इस्तेमाल हुआ था। उस दानदाता ने सोचा होगा कि मेरी ये भेंट भगवान राम तक पहुंचेगी, उनके आसपास रखी जाएगी और हमेशा वहीं रहेगी। लेकिन उस मासूम दानदाता को क्या पता था कि उसकी ये पवित्र भेंट चोरी हो जाएगी, उठा ली जाएगी और उसके बदले में कुछ लोगों की तिजोरियां भरी जाएंगी। ये कितना दुखद है दोस्तों, कितना दर्दनाक है ये।
ये कितनी शर्मनाक बात है। अब अखिलेश यादव ने इस पर बहुत बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि बिना FIR के गठित की गई SIT बिना तीर की कमान जैसी है। इस बात को थोड़ा समझिए। धनुष कमान बिना तीर के बेकार होती है, उसका कोई इस्तेमाल नहीं होता, वो सिर्फ दिखावे की चीज़ होती है। उसी तरह से अगर SIT बिना FIR के बनाई जाती है तो कुछ नहीं कर सकती, उसके पास कोई कानूनी ताकत नहीं होती, उसके पास गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं होता, उसके पास संपत्ति जब्त करने का अधिकार नहीं होता, वो बस जांच रिपोर्ट बना सकती है। अखिलेश यादव ने इसी बात की तरफ इशारा किया। उन्होंने कहा कि ये SIT एक दंतहीन और नखहीन दानव है, यानी इसके पास ना दांत है ना नाखून, ये बस दिखाने की चीज़ है। इसे जितना मर्जी चलाओ, जितना मर्जी बनाओ, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि FIR ही नहीं है तो कानूनी कार्रवाई कैसी होगी। और बिना कानूनी कार्रवाई के चोर अपना सामान लेकर आसानी से भाग सकते हैं। इसीलिए अखिलेश यादव बार बार कह रहे हैं कि अभी के अभी सारी सीमाएं सील की जाएं, खासकर नेपाल का बॉर्डर, क्योंकि नेपाल यहाँ से बहुत पास है। कुछ ही घंटों की ड्राइव में लोग नेपाल पहुँच जाते हैं, और एक बार अगर ये लोग नेपाल पहुँच गए तो वहाँ से वो दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएंगे। फिर ना उन्हें पकड़ा जा सकेगा, ना उनसे पैसा वसूला जा सकेगा, और ये सब चोरी हमेशा के लिए दब जाएगी। अब बात करते हैं उस ईमानदार पत्रकार की जिसका जिक्र इस पूरी कहानी में हो रहा है और जिसका नाम अखिलेश यादव ने भी लिया है। ये है देश की सबसे ईमानदार पत्रकार अंजना ओम कश्यप जी। अरे माफ कीजिएगा दोस्तों, ये तो मैंने मजाक में कहा। असली बात यह है कि अंजना ओम कश्यप जी ने हाल ही में अपने सूत्रों के हवाले से SIT की अंतरिम रिपोर्ट के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी निकाली है, और उन्होंने अपने प्रोग्राम में इसे विस्तार से दिखाया है। उनकी रिपोर्ट के मुताबिक SIT ने जो शुरुआती जांच की है उसमें कई बेहद चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। सबसे पहली और बड़ी बात यह है कि अभी तक कोई भी क्लीन चिट नहीं दी गई, यानी ऊपर से लेकर नीचे तक हर एक व्यक्ति शक के दायरे में है। चंपत राय जो ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी हैं वो भी शक के दायरे में है। अनिल मिश्रा जो ट्रस्ट के अध्यक्ष है वो भी शक के दायरे में है। निपेंद्र मिश्रा जो प्रधानमंत्री मोदी के सबसे करीबी माने जाते हैं वो भी शक के दायरे में है। और तो और सबसे छोटा कर्मचारी, सबसे कम वेतन वाला स्टाफ, हर कोई इस जांच के घेरे में है, यानी टॉप लीडरशिप को बिल्कुल भी बख्शा नहीं गया है। ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि आम तौर पर ऐसे मामलों में बड़े लोग बच जाते हैं और छोटे लोग पकड़े जाते हैं। बड़ी मछलियां निकल जाती हैं और छोटी मछलियों को बलि का बकरा बना दिया जाता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ। यहाँ जांच ऊपर से शुरू हुई और हर एक व्यक्ति को संदिग्ध माना गया है। अब आती है दूसरी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी जो आपको हैरान कर देगी। राम मंदिर जो हर रोज करोड़ों रुपए का दान वसूल करता है, जो दुनिया के सबसे बड़े मंदिरों में से एक है, जिसके पास अरबों रुपए का बजट है, उस ट्रस्ट के पास अपने नोट गिनने वाले कर्मचारी तक नहीं हैं। जी हाँ दोस्तों, ये सुनकर आपको शायद यकीन ना हो, लेकिन ये सच है। राम मंदिर ट्रस्ट ने नोट गिनने का काम एक थर्ड पार्टी कंपनी को दे रखा है, और इस थर्ड पार्टी कंपनी ने करीब 50 लोगों की एक टीम बनाई है। इन 50 में से 24 लोग परमानेंट कर्मचारी हैं और बाकी 24 लोग खास तौर पर नोट गिनने का काम करते हैं। वो थर्ड पार्टी कंपनी के अधीन है। अब इस थर्ड पार्टी कंपनी की कितनी ईमानदारी होगी, ये कितने सजग होंगे, इनकी राम जी के प्रति कितनी आस्था होगी, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। इन्हें कैसे चुना जाता है, इनकी कोई बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होती है या नहीं, इसकी कोई पारदर्शी जांच होती है या नहीं, इस बारे में कुछ भी सार्वजनिक नहीं है। और शायद यही वजह है कि इन्हीं 24 लोगों में से कुछ के घरों पर जब छापा मारा गया तो वहां से लाखों रुपए की धनराशि बरामद हुई। और हैरान करने वाली बात यह है कि इनमें से कुछ लोगों ने अयोध्या में करोड़ों रुपए की प्राइम लोकेशन की जमीनें खरीदी हुई हैं। अब जरा सोचिए दोस्तों, एक नोट गिनने वाले कर्मचारी की तनख्वाह कितनी होगी? ज़्यादा से ज़्यादा 15,000, 18,000, 20,000 रुपये महीना, और इसी तनख्वाह में वो अयोध्या में करोड़ों रुपए की संपत्ति खरीद रहे हैं। ये कैसे संभव है? ये किसी भी सामान्य बुद्धि वाले इंसान की समझ में नहीं आएगा। इसका मतलब साफ है कि ये लोग अपनी तनख्वाह से नहीं बल्कि चोरी के पैसे से सब खरीद रहे थे। इन्होंने अपनी जेबें भर ली, भगवान राम के दान से इन्होंने अपनी तिजोरियां भर ली है। अब बात करते हैं उस सबसे रोचक पहलू की, जब ये सब खुलासे होने शुरू हुए, जब ये सब आरोप सामने आने लगे, तो ट्रस्ट के बड़े बड़े लोग क्या कह रहे हैं? ट्रस्ट के सबसे बड़े आदमी चंपत राय की तबीयत अचानक से खराब हो गई
है, वो आजकल इलाज करवा रहे हैं। अब कौन सी बीमारी है ये भी पूरी तरह से सार्वजनिक नहीं है। अनिल मिश्रा की तबीयत भी अचानक से खराब हो गई, वो भी इलाज करवा रहे हैं। और सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि वो अभी अयोध्या में है ही नहीं, वो कहीं और चले गए हैं। शायद किसी अस्पताल में हैं, शायद किसी रिश्तेदार के घर है, लेकिन अयोध्या में नहीं है। इसका मतलब आप खुद समझ सकते हैं, जब आरोप लगे, जांच शुरू हुई तो तबीयत खराब हो गई, और जब तबीयत खराब हुई तो शहर ही छोड़ दिया। ये पुरानी बीमारी है दोस्तों, ये पुराना खेल है। जब भी कोई बड़ा घोटाला होता है, जब भी कोई बड़ी कार्रवाई होने वाली होती है, तब आरोपी की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है। उन्हें ऐसी बीमारी हो जाती है जिसका इलाज सिर्फ विदेश में हो सकता है। ये पुराना तरीका है बचने का, और अब यहाँ भी वही दिख रहा है। याद कीजिए, जब इस पूरे मामले की खबर सबसे पहले आई थी, तब चंपत राय ने सीधे सीधे कहा था कि नहीं भाई, चोरी वोरी कुछ नहीं हुई है, सब कुछ ठीक है, आप लोग व्यर्थ में हंगामा कर रहे हैं। उन्होंने इन सब आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया था। लेकिन अब जब जांच आगे बढ़ गई, जब एक एक करके खुलासे हो रहे हैं, तो अब ना तो वो बोल रहे हैं, ना उनकी कोई प्रतिक्रिया आ रही है, ना उनकी कोई सफाई आ रही है। बस तबीयत खराब है, बस इलाज चल रहा है, बस वो कहीं छुपे हुए हैं। और शायद यही वजह है कि अखिलेश यादव बार बार चिल्लाकर कह रहे हैं कि बॉर्डर सील करो, बॉर्डर सील करो, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि ये तबीयत खराब का बहाना बनाकर पहले विदेश इलाज के नाम पर चले जाएं और फिर वहां से कभी वापस ही ना आए। अब आते हैं एसआईटी की रिपोर्ट के तीसरे पहलू पर। अंजना ओम कश्यप जी की रिपोर्ट के मुताबिक एसआईटी अभी तक चंपत राय, अनिल मिश्रा या नृपेंद्र मिश्रा को क्लीन चिट नहीं दे पाई है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये तीनों ट्रस्ट के सबसे बड़े पदों पर बैठे हैं। अगर ये तीनों शक के दायरे से बाहर नहीं है, इसका मतलब है कि एसआईटी इन तीनों की भूमिका की भी जांच कर रही है। हो सकता है दोनों की अंतिम रिपोर्ट में चंपत राय का नाम आरोपी के तौर पर सामने आए, हो सकता है कि अनिल मिश्रा भी इस गिरफ्त में आ जाए, हो सकता है नृपेंद्र मिश्रा का भी नाम लिया जाए। और अगर ऐसा हुआ तो ये बहुत बड़ा राजनीतिक भूचाल बन जाएगा, क्योंकि नृपेंद्र मिश्रा प्रधानमंत्री मोदी के बेहद करीबी माने जाते हैं। अगर उनका नाम आया तो प्रधानमंत्री मोदी पर भी सवाल खड़े होंगे, उनकी जवाबदेही भी बनेगी। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि सरकार पूरी कोशिश करेगी कि ये जांच कमजोर हो, ये जांच गहराई तक ना जाए, ये जांच नाम तक ना पहुंचे। लेकिन अगर पूरे देश की निगाहें इस पर रही, अगर मीडिया दबाव बनाए रखे, अगर विपक्ष सक्रिय रहे, तो शायद सच्चाई सामने भी आ सकती है, और तब बहुत से चेहरे बेनकाब हो सकते हैं। अब इस पूरी घटना में सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि अखिलेश यादव ने जो कहा है वो भले ही कड़वा लगे, भले ही अप्रिय लगे, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही हैं जिन्हें मानना पड़ेगा। उन्होंने सबसे पहले इस मुद्दे को उठाया था, तब उन पर हमले हुए थे, उन पर इल्जाम लगे थे, उन्हें हिंदू विरोधी कहा गया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, वो अपनी बात पर अड़े रहे। और आज देखिए, उनकी हर बात सच साबित हो रही है, उनके हर आरोप पर मुहर लग रही है, उनकी हर मांग जायज ठहर रही है। इसीलिए अब कई लोग ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव की बात भले ही कड़वी लगती है, भले ही अप्रिय लगती है, लेकिन कभी कभी उनकी बात मान भी लेनी चाहिए, क्योंकि उनकी बात में सच्चाई होती है, उनकी बात में दम होता है, उनकी बात में जनता का दर्द होता है। अब इस पूरी घटना से क्या सीख मिलती है दोस्तों? सीख ये मिलती है कि भगवान के नाम पर भी अब लूट हो रही है, भगवान के मंदिर में भी अब चोरी हो रही है, भगवान की मूर्ति भी अब चुराई जा रही है। और इस सब के लिए जिम्मेदार हैं वो लोग जिन्होंने जनता का भरोसा तोड़ा है, वो लोग जिन्होंने अपनी कुर्सी का दुरुपयोग किया है, वो लोग जिन्होंने अपनी आस्था से ज्यादा अपनी जेबों की चिंता की है। हमें इन सब को बेनकाब करना होगा, हमें इन सब के खिलाफ खड़े होना होगा, हमें इन सब को सजा दिलवानी होगी, क्योंकि अगर हम चुप रहे तो ये लूट और बढ़ती जाएगी, अगर हम चुप रहे तो ये अपराध और गहरा होगा, और एक दिन ऐसा आ जाएगा जब हमारे पास कहने के लिए कुछ नहीं बचेगा। अंत में दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि अब हमें जागना होगा, अब हमें सवाल पूछने होंगे, अब हमें जवाबदेही मांगनी होगी। चाहे आरोपी कितना भी बड़ा क्यों ना हो, चाहे आरोपी कितना भी ऊंचा पद धारण किए हुए क्यों ना हो, चाहे आरोपी प्रधानमंत्री का सबसे करीबी क्यों ना हो, सबको कानून के सामने आना चाहिए, सबको जवाबदेह बनना चाहिए, सबको सजा मिलनी चाहिए। अगर वाकई इस देश का संविधान बचाना है, अगर वाकई इस देश का लोकतंत्र बचाना है, अगर वाकई हमारी आस्था बचानी है, तो हमें ये सब करना होगा। अखिलेश यादव ने
जो मांग की है कि बॉर्डर सील किए जाएं, उनका समर्थन किया जाना चाहिए। सरकार से ये मांग जोर शोर से उठानी चाहिए। अगर अभी सीमाएं सील नहीं की गई तो शायद बहुत देर हो जाएगी, शायद अपराधी हमेशा के लिए हाथ से निकल जाएं और हम बस हाथ मलते रह जाएंगे। क्या आप मानते हैं कि अखिलेश यादव की बॉर्डर सील करने की मांग सही है? क्या आप मानते हैं कि एसआईटी में एफआईआर दर्ज होनी चाहिए? क्या आप मानते हैं कि चंपत राय, अनिल मिश्रा और निपेंद्र मिश्रा से कड़ी पूछताछ होनी चाहिए? क्या आप मानते हैं कि भगवान काकभुसुंडी की मूर्ति वापस मिलनी चाहिए? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया।